नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो मेहमान को आपके सामने पेश करते हैं उसमें आप देखें कि उलमा मशाइखिन भी होते हैं, पॉलिटिशियन भी होते हैं, साइंसदान भी होते हैं, यहाँ तक कि खिलाड़ियों को भी हम मद्दू करते हैं। लेकिन जहाँ तक रियासत तेलंगाना का सवाल है, फ़िलवक्त इंतखाबी मुहिम दौरों पर है, आखिरी मराहिल में पहुँच चुकी है। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना जो कांग्रेस के अहम कायदीन हैं, जो बहुत ज़्यादा डायनामिक है, एनर्जेटिक है और अहम किरदार अदा कर रहे हैं इंतखाबी मुहिम में, उनसे मुलाकात करें, उनकी राय जानें कि आखिर रियासत तेलंगाना में क्या होगा, हवा किस रुख पर जाएगी, ये हम जानने के लिए आए हैं। और अक्सर हम अपने स्टूडियो में इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन जो गैर मामूली शख्सियतें हैं होती हैं उनके पास हमें भी जाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर आए हैं जनाब डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन के पास। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन मोहताज तारुफ भी नहीं है। ये यूथ कांग्रेस से लेकर आप अब तक जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं और ख़ुद रुकन राज्यसभा भी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। चलते हैं डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन साहब के पास। आपका बहुत बहुत वेलकम है, खैर मक़दम है सर। आप ये बताइए कि क्या तेलंगाना में कर्नाटक जैसे हालात होने वाले हैं, जो रिजल्ट्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं? मैंने कर्नाटका में भी काफ़ी काम किया था। कर्नाटका में इलेक्शन क्लोजली वॉच भी किया था, सुपरवाइज़ किया था, इलेक्शन लड़वाया भी था। तो वहाँ पे जिस तरीके की लहर कांग्रेस के फेवर में थी, मुझे लगभग उसी तरह की लहर यहाँ पे तेलंगाना में भी दिखाई दे रही है। जो हम लोगों ने गारंटीज अनाउंस की, मैनिफेस्टो अनाउंस किया, डिक्लेरेशंस अलग अलग मज़हब के लोगों के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए अनाउंस हम लोगों ने किया, जो नरेटिव हम लोगों ने यहाँ पे बिल्डअप किए हैं सरकार के ख़िलाफ़, जहाँ इनके नाकामयाबियाँ रहे हैं KCR के और BRS के, इनके ख़िलाफ़ एक माहौल बना है और हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है। इससे एकदम साफ दिखाई देता है कि हर मज़हब के लोग, हर कास्ट के लोग, हर प्रांत के लोग, हर डिस्ट्रिक्ट के लोग, हर तबके के लोग जो है कांग्रेस की तरफ मूव कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह 30 तारीख को जब वोटिंग होगी तो कांग्रेस की पहली सरकार तेलंगाना में बनेगी। अक्सर लोग ये कहा करते हैं कि कांग्रेस के जो नैरेटिव आपने बात की है, तो ख़ास तौर पर जो कर्नाटक के जो लोग आए हैं वो एक तरह के काम कर रहे हैं जिस तरह कोई हिकमत साज काम करता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरह से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोगों ने नैरेटिव बिल्डअप किया है, जिस तरह से लोग आपस में यहाँ पे कांग्रेस को मदद करने के लिए एकजुट अपने आप होते जा रहे हैं, जिस तरह से हमारे पार्टियों में जो हमारे पार्टियों में लोग आते जा रहे हैं, हमारे पार्टियों में और प्रोग्राम्स में, हमारे मीटिंग्स में लोग जो आते जा रहे हैं, तो इससे एकदम लग रहा है कि हम लोगों को जनरल सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कांग्रेस पार्टी को जो स्ट्रेटेजाइज करना है, जो अपने लीडर्स को उतारना है, जो सोशल मीडिया कैंपेन करना है, जो मीडिया कोऑर्डिनेशन करना है, कैंपेन में ऑब्जर्वर्स अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेट से ला के वहाँ पे सुपरवाइज कराना है, हमारे BLAs की तैयारी करवाना है, सबकी ट्रेनिंग करवाना है, ये सब बाकायदा हम लोग पिछले बार के मुकाबले में बहुत बढ़िया तरीके से इस बार हम लोगों ने किया है। और इस सब का नतीजा ये है कि एक क्लियर व्यू कांग्रेस पार्टी के फेवर में चल पड़ी है। डॉक्टर DK शिव कुमार कहते हैं कि 9 दिसंबर को कांग्रेस गवर्नमेंट की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। तो इतना कॉन्फिडेंस लेवल जो है उनका इतना है ही है, आखिर वजह क्या है? देखिए, सियासी पार्टी को पता चल जाता है कि वो सत्ता में आ रही है, नहीं आ रही है, इलेक्शन टाइट है, लोग उनके फेवर में हैं, नहीं हैं, कौन से उनके ऐलानात को लाइक कर रहे हैं, कौन से ऐलानात को लाइक नहीं कर रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है, कौन से कैंडिडेट के फेवर में वोट पड़ने जा रहा है। ये आजकल क्योंकि जो है सर्वेस भी होते रहते हैं, फीडबैक्स काफ़ी आता रहता है, फीडबैक मैकेनिज़्म अपनी अपनी पार्टी का अलग अलग होता है। जो हमें जिस तरह से कर्नाटका में दिखाई दे रहा था इलेक्शन के पहले साफ कि हमारी सरकार बन रही है, उसी तरह से यहाँ पे एक लहर चल रही है। हमारे जो फीडबैक मैकेनिज़म्स हैं उसकी तरफ से हमें जो मिल रहा है, हमें एकदम क्लियर मेजॉरिटी के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। और ख़ासकर वो तबके जो भाजपा के ख़िलाफ़ हमेशा रहे हैं और वो तबके जो जिनको KCR की सरकार लगातार इग्नोर करती हुई आई है, ये सारे लोग एकजुट हो गए कांग्रेस के पक्ष में खड़े हैं। इसीलिए हमें कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस इसमें हमें एकदम क्लियरली आ रहा है कि हमारी सरकार बनेगी और हम लोग हमारे प्रोग्राम्स और गारंटीज़ को आगे लेके बढ़ेंगे। अच्छा, ये बताइए, जैसा कि कर्नाटक की जब हम बात करते हैं तो कर्नाटक के बारे में कहा जाता है कि कर्नाटक मॉडल जो जिसकी वजह से कांग्रेस को कामयाबी हुई, ख़ासतौर पर जो मुसलमानों ने उन्हें जिताने में अहम किरदार अदा किया, तकरीबन 90% मुस्लिम्स ने कांग्रेस के फेवर में वोट दिया। तो क्या आप समझते हैं कि कर्नाटक मॉडल तेलंगाना में भी आप लोग बड़े कामयाबी से अपनाएंगे? जो लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेनिफिशरीज़ हैं, जो लोग हमारे जमहूरियत के बेनिफिशरीज़ हैं,
ख़ासकर उन लोगों को समझना चाहिए कि आज भाजपा को हराना ज़रूरी है। देश में जो हालात हैं, स्टेट में जो हालात हैं, तमाम लोगों से छुपा हुआ नहीं है, सबको ये पता है। तो अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब अंडर अटैक है, हमारी जमहूरियत को ख़त्म करने की जो कोशिश की जा रही है, गंगा जमुनी तहज़ीब को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, फूट डाली जा रही है, आपस में लड़वाया जा रहा है, तो ये तबके जिनको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है वो लोग को एक होना पड़ेगा। आज कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो का नारा दे रही, तो भारतीय जनता पार्टी भारत तोड़ने का नारा दे रही, भारत तोड़ते रहती है। एक मेजॉरिटेरियन स्टेट बनाने की कोशिश कर रही, रूल बाय मेजॉरिटी इन रियल टर्म्स में, रूल बाय मेजॉरिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस बैकग्राउंड वो करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे टाइम पे सबको ये समझना, हर कोई वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहता है, हमारी जमहूरियत को बचाना चाहता है, हमारे देश को एक रखना चाहता है, उनको सब एक होना चाहिए। वो किसी भी तबके के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी कास्ट के हों, तो उनको सबको एक होके कांग्रेस के पक्ष में वोट करना पड़ेगा। ये हुआ है कर्नाटक में, वो वहाँ का हमारा जो मॉडल रहा है, जिस तरह से हम वहाँ पे कैंपेन किए, जो इश्यूज हम लोग को रेस करना था रेस किए, जो गारंटीज हम लोग को देना था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने तेलंगाना में और दूसरे स्टेट्स में भी किया है। इससे हम लोग को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम लोग इस बार तेलंगाना में कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि नरेंद्र मोदी बड़े भाई हैं, मझले भाई केसीआर हैं, छोटे भाई असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम है। और एमआईएम से कैसा नुकसान हम लोगों को पूरे देश भर में हो रहा है, ये भी हम लोग सोच समझाएं, तो मुझे लगता है कि हमें वोट मिलेगा। अच्छा, अब क्या आप ये नहीं समझते, जैसा कि आपने कहा है कि छोटे भाई असदुद्दीन ओवैसी है, तो आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि हिंदुस्तान में जो बीजेपी गवर्नमेंट है या मोदी गवर्नमेंट है, वो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स अपना रही है और जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनको निशाना बना रही है? अगर उनकी बात नहीं सुनते हैं तो फिर आज़म खां बन जाते हैं, तो ये मजबूरी नहीं है? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी, हर वो शख्स, हर वो पार्टी उनकी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ है। वो किसी एक कम्युनिटी के नहीं, कोई भी कम्युनिटी का बंदा रहे, कोई कम्युनिटी का कोई कास्ट का लीडर है, वो जो बीजेपी के ख़िलाफ़ है उसको टारगेट कर रही है। सीबीआई, ईडी, आईटी वो का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर डर के सियासत करना तो सियासत में ही क्यों रहना? हिंदुस्तान में तो बहुत सारे सियासतदान हैं। कांग्रेस पार्टी में अभी डीके शिवकुमार की आप बात कर रहे थे, उनको ले जाके जेल में डाला गया, उनको बोला गया कि अब बीजेपी शिफ्ट कर लो, आपको छोड़ दिया जाएगा। ऐसा कई नेताओं के साथ ईडी, आईटी और सीबीआई की है, और भाजपा इस तरह से कर रही है। डर के सियासत करना तो फिर सियासत में क्यों रहना है? सियासत में रहने की ज़रूरत नहीं। आज देश में हर वो बंदा, मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि जमहूरियत को बचाना चाहता है, संविधान को बचाना चाहता है, गंगा जमुनी तहज़ीब को बरकरार रखना चाहता है, वो सारे लोग, सारे पार्टियां, सारे इदारे, सारे ऑर्गेनाइजेशंस एक होना चाहिए आज फासीवादी ताकत को हराने के लिए। लेकिन कुछ पार्टियां जो हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं। कुछ पार्टियों को ये लगता है कि हम उधर भी रहें, इधर भी रहें। कुछ पार्टियों को ये लगता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम जो पार्टी सत्ता में है उसको मदद करें। तो इसीलिए वो जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में घूम के भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए एक फ़िज़ा बनाते हैं, जिताने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको मदद करते रहते हैं। ये देश की आवाम जान चुकी है, मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, किसी को बहुत ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सब ये खेल समझ रहे हैं। ये खेल तेलंगाना में क्या हो रहा है वो भी समझ रहे हैं, ये खेल हिंदुस्तान भर में क्या हो रहा है वो भी समझ रहे हैं। यहाँ पे जो है बीआरएस, बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम का कैसा एक अनडिक्लेयर्ड गठबंधन चल रहा है, ये सबको पता है। ये खेल अब एक्सपोज हो गया है, तो आवाम जो है अब इनको वोट देने वाली नहीं है, कांग्रेस पार्टी को वोट देगी। अच्छा, आप बात करते हैं 2024 की बात करते हैं, जैसा कि आपने इंडिया गठबंधन की बात की है, तो आप क्या समझते हैं कि 2024 में इंडिया जीतेगा? देखिए, हमारा टारगेट यही है 5 स्टेट में हम जीते। मुझे 4 स्टेट में जाने का मौका मिला, यहाँ भी जाने का मौका मिला। 4 स्टेट में जो हमारा फीडबैक है हम जीत रहे हैं वहाँ पे। तेलंगाना में भी हमारे कांग्रेस के फेवर में लहर चल रही है। पूरा देश तेलंगाना की तरफ देख रहा है, क्योंकि तेलंगाना में हम लोग एक बार भी सत्ता में नहीं है। तो ये हमारा स्लोगन है कि 2023 में तेलंगाना, 2024 में दिल्ली, और इंडिया अलायंस की जीत होगी और अगली सरकार इंडिया अलायंस बनाएगी दिल्ली में। सवाल ये है कि तेलंगाना में जहाँ तक इंतखाबी मुहिम का सवाल है, तो क्या आप नहीं समझते कि राहुल का मुकाबला हो रहा है मोदी से? देखिए, यहाँ तेलंगाना की आवाम तेलंगाना की सरकार चुन रही है। हर पार्टी के नेशनल लीडर्स यहाँ पे आते जाते रहे। यहाँ की जो बीआरएस की गवर्नमेंट जो 10 साल में थी, उसका रिपोर्ट कार्ड क्या है? क्या बीआरएस और केसीआर ने यहाँ की आवाम को वायदे किए थे?
क्या उनको सुनहरे सपने दिखाए थे, उस पर क्या वो लोगों ने खरा उतरा है, क्या उस लोगों उन प्रोमिसेस को फुलफ़िल किया है, क्या उनको इनके जितने गारंटीज और स्कीम्स थे इम्प्लीमेंट किया है। तो ये तमाम चीज़ों को दिमाग में रख के यहाँ की सरकार के लिए वोट करेगी। दिल्ली से लोग आएंगे, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से बात करेंगे, यहाँ के लोग यहाँ की सरकार के लिए वोट करेंगे और यहाँ की सरकार यहाँ के लोग को और यहाँ के स्टेट को गवर्न करेगी। तो यही सब चीज़ें दिमाग में रख के लोगों को वोट करना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस के कायदीन ये कह रहे हैं कि हम बहुत मेजॉरिटी से आएंगे इक़्तिदार में, तो अब एक तजुर्बेकार पॉलिटिशियन की हैसियत से आप क्या देखते हैं कि जो आपकी लीड होगी यानी मेजॉरिटी जो होगी वो कितनी होगी, कितनी सीट्स आप लोग हासिल कर सकते हैं? ये मुझे लगता है कि 70+ हमें आसानी से इस बार मिलने जा रहे हैं। एक तरफा इलेक्शन हो रहा है, लहर कांग्रेस के फेवर में है और कंफर्टेबल मेजॉरिटी हमें आएगी। हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सरकार बनाने के लिए, किसी और पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंगल हैंडेडली कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। नाज़रीन, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम आमने सामने के इख्तिताम पर अपने मेहमान से एक मैसेज लेते हैं, ऐसा मैसेज लेते हैं जो आपकी रहनुमाई भी करता है। तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन हमारे जो वोटर्स हैं, ख़ासतौर पर मुस्लिम वोटर्स, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये इलेक्शन और ये वोट सिर्फ तेलंगाना के लिए नहीं है। आज जो वोट ये डालेंगे ये कल का देश का मुस्तकबिल तय करेगा। आज लड़ाई सिर्फ तेलंगाना के लिए नहीं है, आज लड़ाई देश बचाने के लिए है। आज लड़ाई हमारे आइन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करने के लिए, ये हमारी जमहूरियत बरकरार रखने के लिए, हमारी गंगा जमुनी तहज़ीब को आगे बढ़ाने के लिए। तो तेलंगाना में चुनाव ज़रूर हो रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे हिंदुस्तान में होगा। मैं जैसा पहले से कह रहा हूँ कि 2023 में तेलंगाना में कांग्रेस की जीत होगी, तो 2024 में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हम दिल्ली के गद्दी से उखाड़ के फेंकेंगे। तो आपको सिर्फ आज के लिए वोट नहीं, लेकिन कल के लिए भी वोट करना चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को कैमरामैन फ़हीमुद्दीन के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।